जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल टू ऑल में। जैसा आप सभी को पता होगा कि एसएससी सीजीएल 6 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो अभी तक इसके मैक्सिमम प्रश्न हमें मिल चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 6 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट को जीके के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। लता मंगेशकर को भारत रत्न किस राष्ट्रपति ने दिया था? तो लता मंगेशकर को भारत रत्न जो दिया गया था वो 2001 में दिया गया था। उस समय भारत की जो राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा पाटिल जी थी। और लता मंगेशकर को इसके अतिरिक्त 1999 में पद्म विभूषण भी दिया गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। कार्यपालिका को न्यायपालिका से कौन सा अनुच्छेद अलग करता है? तो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने वाला अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 50 है, और ये कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। अनुच्छेद 50 जो है वो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में हैं, और इन्हें नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में इन्हें लिया गया है, और ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक इनका वर्णन है नीति निर्देशक तत्वों का। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न पूछा गया था कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नीति आयोग के बारे में। पहले नीति आयोग को बनाया गया था, सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। इसकी बनाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2014 को ही कर दी गई थी लाल किले से, लेकिन इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। और इसके वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वो के सुमन बेरी जी हैं, और इसके प्रथम उपाध्यक्ष जो बने थे नीति आयोग के वो अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं, और जो उपाध्यक्ष होते हैं वो एक IAS ऑफिसर को बनाया जाता है। नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। धावन सोडा यानी कि बासिंग सोडा जो होता है उसका रासायनिक फार्मूला पूछा गया था हमसे, केमिकल फार्मूला। तो रासायनिक सूत्र जो होता है वो धावन सोडा का Na2CO3 × 10H2O होता है। इसे सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आगे की शिफ्टों में आपसे बैंकिंग सोडा के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो बैंकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला जो होता है वो होता है NaHCO3। अनुच्छेद 19 के तहत कितने मौलिक अधिकार मिलते हैं? तो मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान में हैं वो लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लिया गया है। और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान में है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और ये भाग 3 के अंतर्गत आते हैं भारतीय संविधान में। और यदि आपसे यह प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 19 के तहत कितने मौलिक अधिकार मिलते हैं, तो अनुच्छेद 19 के तहत 6 तरह के मौलिक अधिकार मिलते हैं हमें। और आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A के तहत है, जिसमें बोलने की आज़ादी दी गई है। बैडमिंटन में ब्लैक कार्ड का क्या अर्थ होता है? तो बैडमिंटन में ब्लैक कार्ड का अर्थ ये होता है कि प्लेयर को उस चैंपियनशिप से बाहर कर दिया जाता है। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन द्वारा जो रूल निर्धारित किए गए हैं उनका उल्लंघन करने पर 3 तरह के कार्ड जारी किए जाते हैं। सबसे पहले येलो कार्ड जारी किया जाता है, उसके बाद रेड कार्ड जारी किया जाता है, उसके बाद ब्लैक कार्ड। यदि कोई प्लेयर पहली बार नियम का उल्लंघन करता है तो उसे येलो कार्ड जारी किया जाता है। यदि वो दो येलो कार्ड जारी करने के बाद भी यदि वह नियम का उल्लंघन करता है तो उसे रेड कार्ड जारी किया जाता है। और यदि रेड कार्ड जारी करने के बाद भी वह नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे ब्लैक कार्ड जारी करके उस चैंपियनशिप से ही बाहर कर दिया जाता है। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न पूछा गया था कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था। ये सन 1878 ईस्वी में से पारित किया गया था लॉर्ड लिटन के समय में। और इस एक्ट में था ये कि भारतीय पत्रिकाओं पर अंग्रेजी सरकार का एक तरह से कंट्रोल करने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जारी किया गया था, पारित किया गया था। और उस समय सिर्फ एक अखबार था, पानियर अखबार, जिसने इस एक्ट का समर्थन किया था। यानी कि ये अंग्रेज़ों का चाटुकार पत्रकारिता करने वाला अखबार था, पानियर अखबार, इसने इसका समर्थन किया था। और ये जो लॉर्ड लिटन है ये इसने काफ़ी साहित्य भी लिखा है, निबंध, उपन्यास। तो इसे साहित्य के क्षेत्र में ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। सुनंदा नायर किस नृत्य से संबंधित हैं? तो सुनंदा नायर जो हैं वो भरतनाट्यम से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्यांगना रही हैं, सुनंदा नायर।
रिटायर्ड ऑफिसर राज शुक्ला को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में रिटायर्ड ऑफिसर राज शुक्ला को यूपीएससी का मेंबर बनाया गया है। और दोस्तों यूपीएससी जो होता है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी फुल फॉर्म होती है यूपीएससी की। और यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि यूपीएससी से संबंधित भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में है, तो अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में बताया गया है। देखिए दोस्तों, हरित क्रांति से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, लेकिन एग्जैक्ट प्रश्न तो हमें नहीं मिला है, लेकिन आज के इसमें हम समझ लेते हैं कि हरित क्रांति के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। हरित क्रांति जो विश्व में चालू हुई थी वो मैक्सिको से चालू हुई थी। मैक्सिको के डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग द्वारा विश्व में हरित क्रांति को चालू किया गया था, और तो इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। यदि भारत में हरित क्रांति की बात की जाए तो ये पंजाब से चालू हुई थी, और इसका श्रेय जो जाता है वो MS स्वामीनाथन जी को जाता है। यदि दोस्तों आपसे हरित क्रांति का वर्ष पूछ लिया जाए कि किस वर्ष ये चालू हुई, तो 1966-67 में हरित क्रांति चालू हुई। और इसका जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था वो 2 फसलों पर पड़ा था, गेहूं और चावल पर। तो ये जो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में तो ये सफल रही थी, लेकिन बंगाल साइड हरित क्रांति पहली बार में सफल नहीं हो पाई थी। यामिनी कृष्णमूर्ति को 2014 में कौन सा अवार्ड मिला? तो यामिनी कृष्णमूर्ति को 2014 में नाट्य शास्त्र अवार्ड दिया गया था। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न हड़प्पा से संबंधित पूछा गया था, एग्जैक्ट प्रश्न हमें नहीं मिला है। हड़प्पा से संबंधित प्रश्न था, तो हड़प्पा सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल था हड़प्पा, और इसकी खोज जो थी वो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी हड़प्पा की। और इसके बाद 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की भी खोज की गई थी। और यदि आपसे हड़प्पा का प्रसिद्ध बंदरगाह पूछ लिया जाए तो लोथल बंदरगाह जो था वो हड़प्पा का प्रसिद्ध बंदरगाह था। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न तानसेन से भी संबंधित था। तो तानसेन का जो जन्म हुआ था वो ग्वालियर में हुआ था, ग्वालियर में तानसेन का जन्म हुआ था, और इसने अपने अंतिम समय में इस्लाम को कबूल कर लिया था। तो इसका मकबरा भी ग्वालियर में ही है, और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक प्रसिद्ध गायक था। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न पूछा गया था कि मैंगो शावर्स क्या है? तो मैंगो शावर्स से रिलेटेड प्रश्न था, इसके ऑप्शन हमें नहीं मिले हैं, ये प्रश्न ऑप्शन से ही किया जा सकता है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय आय से संबंधित नहीं है? तो 4 विकल्प दिए गए थे आपके पेपर में, तो उससे आपको यह प्रश्न करना था। इनमें से कौन सा शासक चोल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? तो चोल साम्राज्य से संबंधित कई प्रतापी राजा हुए हैं, और यदि चोल साम्राज्य की बात की जाए तो इसकी स्थापना विजया चोल द्वारा की गई थी। विजया चोल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी चोल साम्राज्य की। तो चोल साम्राज्य के शासक दिए गए होंगे, तो वही आपको छांटने थे ऑप्शन के आधार पर। 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात पूछा गया था। एक पीछे की शिफ्टों में दोस्तों 2001 के अनुसार आपका लिंगानुपात पूछा गया था, तो वो था 933 2001 के अनुसार। और यदि 2011 की बात की जाए तो 943 था भारत का लिंगानुपात। देख दोस्तों, जनगणना से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है, जनगणना से रिलेटेड और नृत्यों से रिलेटेड। तो ये 2 टॉपिक आप जरूर पढ़ करके जाएं। यदि 2011 की जनगणना की बात की जाए तो 943 उस समय लिंगानुपात था भारत का। और यदि सबसे साक्षरता की बात की जाए तो सबसे साक्षर राज्य जो था उस समय वो केरल था। केरल सबसे साक्षर राज्य था, और केरल राज्य में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार। और हरियाणा राज्य जो था वो सबसे कम यहाँ पर लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार। यदि वर्तमान लिंगानुपात की बात की जाए तो 1020 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। देखिए दोस्तों, 2011 की जनगणना के समय में भारत की यदि ग्रामीण आबादी पूछी जाए तो भारत की जो ग्रामीण आबादी थी वो थी 68.8%। यदि शहरी आबादी पूछी जाए तो 31.2% शहरी आबादी थी। और यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य था, तो सर्वाधिक जनघनत्व था वो बिहार राज्य का था। और सबसे कम जो जनघनत्व था वो अरुणाचल प्रदेश था। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर पर 17 व्यक्ति पाए गए थे। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। SSC CGL से रिलेटेड सभी प्रकार का एनालिसिस देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।